ठीक। तो हम लोग कल क्या स्टार्ट किए थे, अभी बेसिक इंट्रोडक्टरी स्टार्ट किए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिफिनीशन लिखे थे। तो कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे, कुछ पार्ट्स डिस्कस किए थे अपने, जो भी अपना फर्स्ट यूनिट था, यूनिट फर्स्ट बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ठीक है। और यहाँ से हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि आखिर जो यूनिट पढ़ने जा रहे हैं उसका मीनिंग क्या है और उसका आया कहाँ से, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका एग्जिस्टेंस कहाँ है। तो हम लोग वहाँ पे देखे थे कि जब किसी भी मटेरियल्स या कोई भी सॉलिड्स, उसी का नाम देते हैं, अगर उसको क्लासिफाइड करते हैं तो बेसिकली 3 कैटेगरीज में हम उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। एक क्लासिफिकेशन होता है हमारा कंडक्टर, सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा होता है इंसुलेटर, और थर्ड क्लासिफिकेशन होता है हमारा सेमीकंडक्टर। इसको हम कई तरीके से डिस्कस किए थे। एक फर्स्ट वे, यानी कि अगर एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको डिस्कस करें, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग मटेरियल्स को, कंडक्टर मटेरियल्स को कैसे क्लासीफाई करते थे कि ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत इजली हो रहा हो, वह मटेरियल्स हमारे क्या कहलाते थे, कंडक्टर मटेरियल्स कहलाते थे। जैसे हमारा सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, इट इज़ इट, दैट्स ऑल अबाउट द। एंड किसके बेसिस पर इसको हम एनालाइज करते थे, उसकी कंडक्टिविटी के रेंज के आधार पर। और कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी लास्ट लेक्चर पर हम लोग क्लियर किए थे कि कंडक्टिविटी क्या होता है और रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो वह मटेरियल हमारे जनरली हम लोग इस तरह से इसको एनालाइज करते हैं। ये हमारे मटेरियल हमारे कंडक्टर मटेरियल कहलाते हैं। इंसुलेटर मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं कि वे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बिल्कुल ना हो, वे सभी मटेरियल हमारे इंसुलेटर मटेरियल कहलाते हैं। जैसे हमारा वुड है, माइका है, टेफ्लॉन है, ये सारे मटेरियल हमारे इंसुलेटर मटेरियल कहलाते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल किसे कहते हैं कि ऐसे मटेरियल जिनका जो कंडक्टिविटी लेवल है वो कंडक्टर से कम लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा हो, वे सभी के सभी मटेरियल हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाते हैं। जैसे हमारा जनरली कहते हैं पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप के, जिनकी वैलेंसी 4 होती है। वैलेंसी 4 होने का सेंस कल बताए थे कि उस एटम के, उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसके क्या कहलाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसीलिए उसकी वैलेंसी क्या करते हैं, 4 ग्रुप। इसीलिए जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप निर्धारित किया गया है, जैसे 4th ग्रुप, तो 4th ग्रुप मतलब कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। उस सारे एलिमेंट्स का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन तुमको दिखाई देंगे, ठीक है। तो जनरली कहा जाता है कि पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं कुछ सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को शो करते थे, लेकिन उसमें से सिलिकॉन और जर्मेनियम 2 मटेरियल ऐसे हैं जो प्योरली सेमीकंडक्टर मटेरियल के रूप में यूज होते हैं। लगभग हमारे जितने भी सेमीकंडक्टर मटेरियल से डिवाइसेस बनती हैं वहाँ पर सिलिकॉन और जर्मेनियम में यूज किया जाता है। और उसमें भी बताएंगे सिलिकॉन में और जर्मेनियम में कौन बेटर है, उसके कंडक्टिविटी लेवल के आधार पर उसमें से कौन यूज किया जाता है। आगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहाँ पर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये तो इस क्लासिफिकेशन का जनरल तरीका हो गया, यानी कि एक जो क्लास करते हो कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू किए होगे, मटेरियल्स पढ़े होगे, वहाँ पे क्लासीफाई किया जाता था। उसके बाद दूसरा तरीका हम लोगों ने देखा था कि उसकी कंडक्टिविटी के रेंज के आधार पर हम लोग एक टेबल बनाए थे, जहाँ पर हम लोग लिखे थे, एक टेबल बनाए थे जहाँ पर लिखे थे मटेरियल्स, और दूसरे कॉलम में लिखे थे उसकी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की यूनिट हम लोग लिखे थे सीमेन पर मीटर, और उसका थर्ड कॉलम में हम लोग लिखे थे क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम सारे मटेरियल्स के बारे में तो बात नहीं किए थे, कुछ स्पेसिफिक एक डाटा सीट तैयार किए थे जो और कैलकुलेटेड डाटा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा से हम लोग कैसी बुक से जनरल से कलेक्ट किए हैं और उसका एक टेबल बनाया। और उसके रेंज के आधार पर बस ये आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से मटेरियल को उसके कंडक्टिविटी के लेवल के आधार पर क्लासीफाई किया गया कि कौन से मटेरियल किस रेंज तक हमारे कंडक्टिंग मटेरियल होंगे, कौन से हमारे इंसुलेटर मटेरियल होंगे, कौन से हमारे सेमी कंडक्टर मटेरियल होंगे। उसके आधार पर सबसे अच्छा मटेरियल हम लोग सिल्वर देखे थे, सिल्वर के बाद हम लोग कॉपर देखे थे, कॉपर के बाद एल्युमिनियम देखे थे, एल्युमिनियम के बाद हम लोग आयरन देखे थे, आयरन के बाद हम लोग डायमंड देखे थे, फिर सिलिकॉन देखे थे, फिर जर्मेनियम देखे थे, ठीक।
फिर हम टेफ्लॉन, माइका, ETC देखते थे। तो यहाँ से इसके कंडक्टिविटी 6.50 × 10⁻7, कॉपर के 5.96 × 10⁻7, एल्युमिनियम के 3.56 × 10⁻7, आयरन के 1.0 × 10⁻6। तो ये जितने भी मटेरियल देखो ऊपर से घटते हुए नीचे आ रहे हैं। तो ये जो रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे कंडक्टर मटेरियल कहलाते थे। सिलिकॉन का देखोगे 1.5 × 10⁻3, जर्मेनियम का 2.17। तो ये जो मटेरियल थे ये हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल थे। जैसे हमारा टेफ्लॉन वो 10⁻21, माइका 10⁻28, ये हमारे किसके मटेरियल होते थे? इंसुलेटर मटेरियल होते थे। तो ज़रा देखो जो डिफिनीशन दिए थे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल वे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा है। तो इस आधार पर एक जनरल टेबल के आधार पर भी हम अपने मटेरियल्स को क्लासीफाई करते थे। यहाँ तक हम लोगों ने बात किया था। इसके बाद एक और तरीका है क्लासिफिकेशन का, वो है तुम्हारा बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी से आधार पर कैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी मटेरियल का, वो चीज़ें बात में। पहले इतना नोट डाउन कर लें, कल यहाँ तक हम लोग बात कर लिए थे, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किए हैं, बस एक रिव्यू किए हैं। अब पहले इतना नोट डाउन कर लें क्योंकि हम लोग को नोट्स भी साथ में लेके चल रहा है, और नोट डाउन करने के बाद तब इसके बाद बैंड थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझा देंगे, उसके बाद फिर उसका भी नोट्स आगे की तरफ प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग, आपका नाम क्या है? अभिषेक यादव। कहाँ पे पढ़े हैं, कहाँ पे अब BC है आपका? सेंट ड्यूज कॉलेज से, ठीक है। तो कुछ 1-2 लेक्चर हो गए हैं बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट, लेकिन यूनिट जो है हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग फर्स्ट यूनिट, एनालॉग में फर्स्ट यूनिट हमारा बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बाकी इन लोगों से नोट कर लीजिएगा, एक ही पेज होगा बेसिक इंट्रोडक्टरी। तो यूनिट फर्स्ट बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स, उसमें हेडिंग डाल लो इंट्रोडक्शन करके, ऐसे हेडिंग डालो या ऐसे डालो, ऐसे हेडिंग इंट्रोडक्शन करके मत डालो क्योंकि सेमीकंडक्टर तो अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी तो सेमीकंडक्टर से पहले की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर हमारा क्या है? सेमीकंडक्टर पे बेस्ड है। तो अभी पहले यहाँ तक क्लासिफिकेशन कर लें, उसके बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ और अराइज होता है, उस क्वेश्चन पे अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब हम मटेरियल का जब क्लासिफिकेशन किए हो तो 3 तरह के मटेरियल दिखाई दिए हैं। एक मटेरियल दिखाई दिया है कंडक्टर, एक मटेरियल दिखाई दिया है इंसुलेटर, और एक मटेरियल दिखाई दिया है सेमीकंडक्टर। अच्छा देखो, कंडक्टर मटेरियल क्या है कि वह मटेरियल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत इजीली हो रहा है, तो ये तो और अच्छी बात है। अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, ऐसा भी मटेरियल हमारे पास है जो इंसुलेटर मटेरियल है, तो फिर हम ऐसे मटेरियल के पीछे क्यों इतना एक्साइटेड हैं कि जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर से भी कम और इंसुलेटर से भी ज़्यादा है, और उसी की पूरी फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं? है ना क्वेश्चन वाली बात, कि हम ऐसे मटेरियल के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे मटेरियल के पीछे परेशान हैं जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से भी कम, इंसुलेटर से ज़्यादा है। यानी कि या तो कंडक्टर होता है जिसमें बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ऐसा मटेरियल हम लोग पढ़ सकते हैं, या ऐसे मटेरियल जिसमें फ्लो ना हो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। बीच वाले के बीच में क्यों इतना परेशान? कुछ स्पेशलिटी होगी इसके पास, जिसकी वजह से हम लोग कहीं ऐसा नहीं पढ़े होंगे कि बेसिक कंडक्टर फिजिक्स, कहीं ऐसा नहीं पढ़े होंगे बेसिक इंसुलेटर फिजिक्स। एक पूरी की पूरी चैप्टर पढ़ रहे हो। चैप्टर क्या है? एक पूरी की पूरी जो पूरा आज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी की पढ़ोगे, वो पूरी की पूरी इस पर डिपेंड होने वाली, क्योंकि सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तभी डायोड जानोगे, डायोड समझोगे तभी ट्रांजिस्टर समझोगे, ट्रांजिस्टर समझोगे तभी उसके एप्लीकेशन एम्पलीफायर एंड ऑक्सीलेटर जानोगे, ऑक्सीलेटर एम्पलीफायर जानोगे तभी उसके मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन की टेक्निक समझ पाओगे, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन की टेक्निक समझ पाओगे तभी रेडियो ट्रांसमीटर में कैसे यूज होता है उसके बारे में बता पाओगे। तो एक तरह से देखा जाएगा 90% ऑफ द सिलेबस इन इलेक्ट्रॉनिक्स सब रिलेटेड है किससे? सेमीकंडक्टर से। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी पूरी एक बुक तुमको इसी के रूप में पढ़नी है। तो क्या इसके पास ऐसी स्पेशलिटी है कि बाकी इन दोनों के पास है? ये सबसे पहला क्वेश्चन मार्क बनता है। तो कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ऐसी बात है। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे कि बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ रहे हो, ये आया कहाँ से? पहले तो ये बताओ, आया तो आखिर तुम्हारे पास जब तब बता दोगे कि क्लासिफिकेशन किए किसी भी मटेरियल्स का या सॉलिड्स का, तो हमको 3 क्लासिफाइड आर्गूमेंट मिले, एक हमारा कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमीकंडक्टर। तो फिर पूछेगा जब 3 मटेरियल मिले और तीनों पे अलग अलग उसकी स्पेशलिटी है, तो फिर इतना एक्साइटेड क्यों हो कि सेमीकंडक्टर पढ़ने के लिए?
तो उस पर अभी बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हुए और वहाँ पर चीज़ों को बात करेंगे, ठीक है। पहले डाल लो, हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स और ऑब्लिक करके सॉलिड्स, ऐसे हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स या ऑब्लिक करके सॉलिड। ऐसा इसलिए लिखा था ना कि किसी किसी बुक में मटेरियल्स लिखा रहता है, किसी किसी बुक में सॉलिड लिखा रहता है। अब वो जनरल वाली डिफिनीशन नहीं पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, वो जनरल डिफिनीशन है, जो हमारे लेवल की चीज़ें हैं वहाँ से हम लोग चीज़ें बात करेंगे। तो उसमें लिखना फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू, from electrical point of view, solids can be divided into, solids can be divided into, can be divided into 3 categories. Solids can be divided into 3 categories. अच्छा, लिखते समय कहीं भी अगर किसी भी वर्ड की स्पेलिंग में तुमको डाउट होगा तो उसको पूछ जरूर लेना, गलत नोट में मत लिखना, ठीक है। नहीं तो गलत लिखोगे तो हमेशा वही चीज़ तुम्हारे दिमाग में आएगी, बार बार उसी चीज़ को पढ़ोगे। जहाँ भी किसी को भी कोई भी डाउट होगा उसको तुरंत वहाँ पूछ लेना, ठीक है। क्या लिखें? फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू सॉलिड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 लिख लेना कंडक्टर, नंबर 2 लिख लेना इंसुलेटर, नंबर 3 लिख लेना सेमीकंडक्टर। हो गया? उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना, ये टेबल 1 इसको मान लेते हैं, ऐसे भी हेडिंग डाल देते हैं। ऐसे नेक्स्ट लाइन से लिखो टेबल 1, ऐसे करके लिखना टेबल 1, टेबल 1 गिव्स द कंडक्टिविटी, गिव्स द कंडक्टिविटी, और उसके बगल में ब्रैकेट में लिख देना उसकी यूनिट क्या है, सीमेन पर मीटर। ऐसा कंडक्टिविटी लिखना और ब्रैकेट में लिख देना सीमेन पर मीटर ऑफ सम कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स, ऑफ सम कॉमनली यूज्ड मटेरियल like conductor, like conductor, comma insulator, insulator and semiconductor, and semiconductor at room temperature, at room temperature। ठीक है, ठीक है। अब वहाँ बता दिए कि टेबल 1 में क्या है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे एक टेबल बना लो टेबल 1 करके, ठीक है। अब टेबल 1 में क्या है, पहले ही प्रेडिक्शन हमने दे दिया, ठीक है। उसके बाद ऐसे बना लो, एक कॉलम बना लो मटेरियल्स का, एक बना लो कंडक्टिविटी का, और एक बना लो क्लासिफिकेशन का। बना ली? इसमें लिख लेना, पहले एक एक करके लिखो, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, स्टेनलेस स्टील, सिलिकॉन, जर्मेनियम, डायमंड, ग्लास, टेफ्लॉन।
लिख लिए? सिल्वर का लिख लेना 6.30, ये ध्यान देना ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है। 6.30 इंटू 10 टू द पावर 7, 5.96 इंटू 10 टू द पावर 7, 3.50 इंटू 10 टू द पावर 7, 1.00 इंटू 10 टू द पावर 7, 1.45 इंटू 10 टू द पावर 6, 1.56 इंटू 10 टू द पावर -3, 2.16, 10 to the power -21, 10 to the power -11, 10 to the power -28। ठीक, अब यहाँ से सिलिकॉन से लेके तुम्हारा स्टेनलेस स्टील तक, ठीक है, ये जो मटेरियल होता है ये कंडक्टर मटेरियल है, और सिलिकॉन और जर्मेनियम ये जो है तुम्हारा सेमी कंडक्टर मटेरियल है, और यहाँ से लेके ये इसका है, ये तुम्हारा इंसुलेटर मटेरियल। एक दो बार देखोगे अपने आप डाटा याद हो जाएगा। ये बस तुम्हारे नॉलेज के लिए लिखा है, इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, हमारा सिलेबस यहाँ से स्टार्ट नहीं है, हमारा सिलेबस स्टार्ट कहाँ से है? सेमीकंडक्टर फिजिक्स। इसमें से सबका कंप्यूटर साइंस ही है कि केमिस्ट्री भी किसी का? तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है आपका? हाँ, केमिस्ट्री है। अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हारे लिए तो और अच्छा है जी। यही पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना भी रहता होगा। एनालॉग है कि पूरा डिजिटल है सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स के? हाँ नहीं नहीं, पढ़ने की बात नहीं है, सिलेबस देखे होगे ना। अच्छा, तो एक सब्जेक्ट तुम्हारा फिजिक्स मैथ तो होगा ही, हाँ, और तीसरा जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है। अच्छा, तो तुम्हारे लिए तो फिजिक्स पढ़ना और बढ़िया है। एक ही साथ दो दो फायदा हो जाएगा, दो दो पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली यही सब तो है, एनालॉग और डिजिटल का ही खेल। तो इसको ध्यान से पढ़ना तुम्हारे लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी डाउट होगा, समझ में आ रहा है जो चीज़ बताई जा रही है, जो चीज़ बता रहे हैं उसको समझ में आ रहा है तुम लोगों के? जहाँ भी लगेगा तुमको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ हमको रोक देना, तो उसको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहाँ भी प्रॉब्लम होगी वहाँ बता देना, ठीक है? क्योंकि बहुत बेसिक से स्टार्ट, हम बहुत वैसे ही हम लेवल जान के बहुत बेसिक से ही स्टार्ट किए हैं। कहाँ से? सिलेबस से ही, तुम्हारे क्या कोर्स में है, कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ों को नहीं पढ़ना, वहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। तो इसीलिए पहले से ही कर रहे हैं कि फिर भी ये बाय द वे हो सकता है हम लोग का लेवल होगा, जहाँ भी तुमको डाउट लगेगा कि चीज़ें अब हमको समझ में नहीं आ रही है, वहाँ हमको स्टॉप कर देना, वहाँ से हम चीज़ों को दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बशर्ते ये मोटो यही है
कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो चीज़ें समझाई जा रही हैं तुमको समझ में आनी चाहिए और डेली उसको रिवाइज करोगे। आज जैसे जितनी चीज़ें बता दी जा रही हैं नोट कर लिए, घर पे जाके उसको पढ़ोगे, नेक्स्ट डे जब भी क्लास होगा, क्लास में आने से पहले अगर वो चीज़ें क्लियर हैं तो ठीक है, नहीं क्लियर है तो पहले उसका डाउट क्लियर होगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया। चलो इसके बाद एक एक टॉपिक लेके चलते हैं, जैसे कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है और सेमीकंडक्टर क्या है। तो सबसे पहला इसके बाद हेडिंग डाल लो कंडक्टर। अब इसको कैसे डिफाइन किए थे, कल हम डिफाइन किए थे ना कि कंडक्टर मटेरियल किसे कहते हैं कि वे मटेरियल जिनके कोई भी जो एटम होगा उसका जो आउटर, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्लीट पोजीशन में होते हैं। और इनकम्प्लीट होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, लूजली बाउंड होता है। और लूजली बाउंड होने की वजह से वो क्या होता है, वो मूवमेंट करने लगता है और उस एरिया में मूवमेंट करने की वजह से वो वहाँ पर एज ए चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करता है। ये प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी किसकी, कंडक्टिंग मटेरियल्स के साथ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। पहले ही कल भी बताए थे कि पूरी की पूरी सेमीकंडक्टर फिजिक्स में या पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चीज़ें हम लोग एनालाइज करेंगे बहुत डीप लेवल की चीज़ें एनालाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने ऐसी चीज़ें दिखेंगी नहीं, लेकिन हमको उसका इमेजिनेशन करना है। अब कहाँ एक सिंगल आइटम, उस सिंगल आइटम के अंदर उसका इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट, उसके सब सेल, अब उसकी ऑर्बिट के अंदर उस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का उसके अंदर मोशन, कितनी डीप लेवल तक हम लोग थिंकिंग कर रहे हैं और उस लेवल तक जाके हमको चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमको अपना फुल्ली कोऑपरेशन देना, फुल्ली कंसंट्रेशन दिमाग को रख के करना है। तो समझ में आया कंडक्टर। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ हम लोग सबसे अच्छा कंडक्टर हमारा बताए थे, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, स्टेनलेस स्टील है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सबसे और किस बेसिस पर इसको ऐसे कैटेगराइज किया गया है, इसकी कंडक्टिविटी के रेंज के आधार पर इसको जो कि जो गोल्ड होता है उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद सिल्वर की कंडक्टिविटी उससे कम होती है और कॉपर की कंडक्टिविटी उससे कम होती है, एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी उससे कम होती है, आयरन की कंडक्टिविटी उससे कम होती है, स्टेनलेस स्टील की कंडक्टिविटी उससे, आजकल देखते हो स्टील सबसे सस्ता है ना, उससे महंगा जाओगे तो थोड़ा लोहा मिलेगा, आयरन मिलेगा, आयरन से महंगा जाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, एल्युमिनियम मिलेगा, एल्युमिनियम से महंगा जाओगे तो क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा, कॉपर से महंगा क्या मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, सिल्वर से महंगा क्या मिलेगा, गोल्ड मिलेगा। ये उसी लेवल के आधार पर, उसकी कंडक्टिविटी रेंज के आधार पर उसके, और इसको हम पैसे से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर दूसरा टेक्निक लगाओ तो पैसे से भी कंपेयर कर सकते हैं, पैसा इसमें कम लगेगा, इससे ज़्यादा लगेगा, इससे ज़्यादा लगेगा, इससे ज़्यादा लगेगा, उस आधार पर भी इस चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ देखे थे हम लोग। प्रॉपर्टीज़ क्या देखे थे, एक प्रॉपर्टीज़ देखे थे जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रेजिस्टेंस ऑफ कोफिशिएंट। वो क्या कहता था किसी कंडक्टिंग मटेरियल का, कि जब किसी कंडक्टिंग मटेरियल का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, किसी कंडक्टिंग मटेरियल का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। बस एक लाइन बोला गया है इसके प्रॉपर्टीज़ में, बस एक लाइन बोला गया है कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। अब इसका मतलब समझ में आना चाहिए, वो तो बुक में एक लाइन डिफिनेशन लिख दिया है, लेकिन इसका मतलब कैसे समझ में आएगा कि हम लोग पहले ये एनालाइज करना पड़ेगा कि कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, तो क्या कोई ऐसा रिलेशनशिप जानते हैं कि जो टेम्परेचर का कंडक्टिविटी के साथ हो? नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं ना। तो फिर हम एनालाइज करेंगे कि कंडक्टिविटी का रेजिस्टिविटी के साथ रिलेशनशिप, तो वो चीज़ हमको अंडरस्टूड है कि कंडक्टिविटी का रेजिस्टिविटी के साथ रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलशिप का रिलेशन है कि अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। टेम्परेचर का कंडक्टिविटी के साथ रिलेशनशिप नहीं था,
तो फिर हम क्या करेंगे, रजिस्टिविटी के साथ रिलेशनशिप हो गया। अब देखेंगे कि रजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशनशिप है तो भी नहीं है, लेकिन फिर रजिस्टिविटी का रिलेशनशिप किसके साथ है, रेजिस्टेंस के साथ है। हम लोग जब डिफाइन किए थे रजिस्टिविटी तो वहाँ डिफाइन बताए थे आप लोगों को कि रो बराबर क्या होता है, आर, या आर बराबर बोले थे क्या होता है, रो एल बाई ए। यानी कि क्या निकल के आया, इम्प्लाइज दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। अब देखो यहाँ, यानी कि आर अगर इंक्रीज करेगा तो रो भी इंक्रीज करेगा। तो कंडक्टिविटी पता था, कंडक्टिविटी से रो पे आ गया। अब रो का टेम्परेचर के साथ नहीं था लेकिन आर का टेम्परेचर के साथ है। हम लोग पढ़े होंगे आर टी इजकल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फ़ा टी, यानी इम्प्लाइज दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलशिप का मतलब यही होता है ना कि जिस रेशियो में ये इंक्रीज होगा उसी रेशियो में ये भी इंक्रीज होगा। अगर किसी कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो उसकी रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, और जब रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर हो गया कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से उसकी रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, और जब रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोले थे, ये क्या करता है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ओम्स लॉ फॉलो करने का सेंस कि किसी भी मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल की जो करंट डेंसिटी होती है, जो करंट डेंसिटी, जे को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी, ये भी डिफाइन किए थे हम कि करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करते। पहले तो यही जानो करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करते थे, आई बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट एरिया में, ऐसे पर यूनिट एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो हमारी डिफाइन करती थी करंट डेंसिटी। यानी पर यूनिट एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है वो हमारी करंट डेंसिटी डिफाइन होती है। तो हमारी जो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो भी किसी भी मटेरियल, जो कंडक्टिंग मटेरियल होंगे उसकी जो करंट डेंसिटी होगी वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी जो उस पर फील्ड अप्लाइड होगी। यानी जो भी उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलशिप के रिलेशन में होगी। जितनी फील्ड डिस्टेंस लगाओगे उतनी उसकी करंट डेंसिटी क्या होगी, चेंज होगी। जानते हो फिजिक्स में कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगा हटा, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो जे बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ई, या इम्प्लाइज दैट सिग्मा इज इक्वल टू जे बाई ई। यानी यहाँ से भी डिफाइन किए थे कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो करंट डेंसिटी जनरेट होगी वही हमारी क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी कहलाती है। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो करंट डेंसिटी जनरेट होती है वही हमारी क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी। और यही जे बराबर सिग्मा ये हमारा क्या कहलाता है, ओम्स लॉ कहलाता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है किसकी, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल्स की। ठीक है, तो लाइन से इसको भी लिख लेते हैं। ये भी बहुत बेसिक डिफिनीशन है, तो पता होनी चाहिए सबको। कभी भी ये क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा, ये तो लिखवाएंगे नहीं लेकिन आप लोग अपने पीछे कॉपी में या साइड में करके अपने जानने के लिए नोट कर लेना, क्योंकि ये लिखवाने वाली पॉइंट नहीं है, बस समझने वाला पॉइंट है। तो कहीं अपने साइड में नोट किए रहोगे तो एक बार देखोगे तो अपने आप पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसका कंडक्टर हेडिंग डालो, उसमें लिखो कि दोज सब्सटेंसेज whose atom have their outermost orbit, those substances whose atoms लिखो, whose atoms have their outermost orbits incomplete initially are called conductors. Initially are called
कंडक्टर्स, और कंडक्टर को अंडरलाइन कर देना, ठीक है। इनिशियली आर कॉल्ड कंडक्टर्स, और कंडक्टर्स को अंडरलाइन कर देना, फुल स्टॉप। इन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ब्रैकेट में फिर लिखना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम, ब्रैकेट बंद, आर very loosely bound, are very loosely bound to the nucleus, to the nucleus and here, and here they can be easily set free from, set free from the atom, they can be easily set free from the atom, full stop। इलेक्ट्रॉन 10, इलेक्ट्रॉन 10 freely move, freely move inside the conductor, inside the conductor, and act as a, and act as a charge carrier, and act as a charge carrier, ठीक है। चार्ज कैरियर को अंडरलाइन कर देना। जो इम्पोर्टेंट बात है अंडरलाइन, अंडरलाइन इसलिए करा दे रहे हैं कि अगर बाय द वे जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं ना, तो यहीं सबसे क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वहीं से अराइज हो जाते हैं। जब अंडरलाइन किए रहोगे तो पढ़ोगे जब उसको, तो वो चीज़ तुमको हाईलाइट लगेगी, ठीक है। तो वहाँ से नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके लिखना कि मेटल्स मस्ट बी, मेटल्स मस्ट एज, मेटल्स must as gold, silver, copper, aluminium, etc. are the good examples of, are the good examples of conductors, are the good examples of conductor, ठीक। इसके बाद इसकी हेडिंग डाल देना प्रॉपर्टीज़। ये देखो ये सब चीज़ें तुम्हारे सिलेबस की नहीं है, लेकिन फिर भी हम नोट डाउन इसलिए करा दे रहे हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजी तुमको पता होनी चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई भी कहीं भी जाओगे तो सबसे पहले क्वेश्चन बेसिक से ही स्टार्ट करता है। बेसिक तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो बाकी तो हम अपनी थ्योरी में हम लोग इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत चीज़ें बाकी देखिए समझ में आएगा। और ऐसा इसलिए लिखा दे रहे हैं कि हम लेक्चर दिए तो कभी दिमाग में रहता है, इस समय तो क्लियर होगा, लेकिन अभी घर जाओगे कुछ करने लगोगे पता चलेगा वो सारी चीज़ें निकल जाएगी दिमाग से, तो फिर वही पहले वाली नॉलेज हो जाएगी। और जब नोट रहेगा तुम्हारी कॉपी में तो एक बार अगर उसको रीडिंग करोगे तो अपने आप चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर होती चली जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग आता है प्रॉपर्टीज़। उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ लिखना, प्रॉपर्टीज हेडिंग डालो, उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो कंडक्टर्स हैव,
हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टर्स हैव हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। सेकंड पॉइंट लिखो, इन द स्टडी स्टेट, इन द स्टडी स्टेट, STEADY, इन द स्टडी स्टेट, कामा कंडक्टर्स ओबे, कंडक्टर्स ओबे ओम्स लॉ, कंडक्टर्स ओबे ओम्स लॉ। फुल स्टॉप। according to which the current density is, according to which the current density is proportional to the electric field strength, proportional to the electric field strength, ऐसे लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E। नेक्स्ट लाइन से फुल स्टॉप करके, 10 फॉर मेटल्स, ऐसे लिख लेना, J इज प्रोपोर्शनल टू E, J इज प्रोपोर्शनल टू E, या इम्प्लाइज दैट J बराबर सिग्मा इंटू E। कहाँ तक लिखे हो? 10 फॉर मेटल्स, कामा नेक्स्ट लाइन से J प्रोपोर्शनल टू E इम्प्लाइज दैट J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। बस यही दोनों लाइन लिखना। ठीक है। वेयर ऐसे लिखना, सिग्मा इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेयर सिग्मा इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, थर्ड प्रॉपर्टी, दे हैव ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, दे हैव ए positive temperature coefficient, positive temperature coefficient, that is their resistance increases, their resistance increases, ब्रैकेट में लिख देना OR, ब्रैकेट में लिख देना OR, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, OR कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, ब्रैकेट बंद, विथ राइज इन हाई टेम्परेचर, विथ राइज हाई टेम्परेचर, विथ राइज हाई टेम्परेचर, विथ राइज हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारे कंडक्टर मटेरियल्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सेमी, उसके बाद एक इंसुलेटर मटेरियल की हेडिंग डालें, इंसुलेटर हेडिंग डालें। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्लासिफिकेशन, इंसुलेटर हेडिंग डाल देना, इंसुलेटर। इसमें लिखना कि दोज सब्सटेंसेस whose atoms have their outermost orbit saturated
are called insulators, ठीक है, इंसुलेटर्स को अंडरलाइन कर देना, फुल स्टॉप। in them comma the valence electrons are tightly bound to the nucleus full stop। they thus have practically no free electrons to act as a charge carriers and hence have a high electrical resistivity ठीक है। द एग्जाम्पल्स आर, फुल स्टॉप करके लिखना, द एग्जाम्पल्स आर ग्लास, माइका, वुड etc। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल ला देना सेमीकंडक्टर, उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे।